हेलो फ्रेंड्स। पिछले 2 दिनों से शाब्दिक बाणों के प्रहार को मैं झेल रहा हूं और इन सारे शाब्दिक जो प्रहार हैं इसके पीछे का मर्म जो है, जो इसके पीछे का कारण है वो ये है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो हुई है इसमें मैंने सरकार का समर्थन किया है और जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे उतर के मैंने समर्थन किया है, अपने विचार प्रकट किए हैं, वहां पर लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्रोध में है मुझसे और काफी अलग अलग तरीके की मजेदार टिप्पणियां की जा रही हैं। इनफैक्ट 7 से 8 कॉल्स मुझे आज सुबह से आ गए और बड़े क्रोधित नजर आए लोग। उन सभी लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उनकी बातचीत में कोई दम मुझे नजर नहीं आया और आगे मुझे डिस्टर्ब ना करे इसके लिए उनको ब्लॉक किया है। बट एनीवेज, मुझे ये लगा कि शायद मैं लोगों को अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया या वो मेरी बात को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए जो है मैंने आज का ये वीडियो बनाना उचित समझा। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, थंबनेल है क्या राजीव रंजन सिंह बिक गए हैं, और जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उन सब में यही लिख के आ रहा है कि राजीव रंजन सिंह जो है वो भारत सरकार के हाथों बिक गए हैं। दोस्तों, पहली बात तो कोई किसी को खरीदने बेचने के लिए ऐसे खड़ा नहीं रहता है। ना कोई आदमी पैसे की पोटली लेके आपके सामने खड़ा है कि आइए आपको हम ये कर दे रहे हैं, खरीद ले रहे हैं, और ना मेरे जैसा व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ है कि भैया हाँ ये मंडी लगी है, चलो मैं अपने आप को बेचने को तैयार हूं। ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं या जो भी कमेंट करता हूं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके, वो वहां पे दर्शकों को खुश करने के लिए, उनको अपीस करने के लिए नहीं करता हूं। मैं जो मेरे हिसाब से ठीक रहता है वो मैं बोलता हूं। कई बार वो सरकार के विरोध में होता है, कई बार वो सरकार के पक्ष में होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि कैसे इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ये डील इंडिया के लिए अच्छी है, बेहतर है। इससे और ज्यादा बेहतर कुछ और हमारे लिए हो नहीं सकता था। दोस्तों, थोड़ा सा इकोनॉमिक का बेसिक ज्ञान जो है वो आपको जानना जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। मैंने पहले भी अपने वीडियो में आप लोग को बताया है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंट्री के लिए, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है बेसिकली ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू नेट एफडीआई प्लस एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक मार्केट, आपके बॉन्ड मार्केट में पैसा आता है वो, प्लस चेंज इन रिजर्व। ठीक है, जो भी आरबीआई का जो रिजर्व है वो कैसा चेंज हो रहा है, उस ये इन सबको आप मिला लो, जोड़ लो, तो आपको कैपिटल अकाउंट मिलता है। मोटा मोटी ये आप मतलब इक्वेशन को ध्यान में रखें। वहीं दूसरी तरफ जो करंट अकाउंट होता है, जो देश के करंट कंजम्पशन को समझता है। देखिए, कैपिटल अकाउंट जो है वो किसी भी राष्ट्र के करंट एसेट बेस को, कि उसका एसेट बेस क्या है, उसको बताता है, उसको दर्शाता है। वहीं करंट अकाउंट जो है वो बताता है कि करंट वर्तमान स्थिति में देश का कंजम्पशन कैसा है। करंट अकाउंट जो होता है उसको हम, उसका इक्वेशन ये है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस सेकेंडरी प्राइमरी बैलेंस प्लस सेकेंडरी बैलेंस। अब आप पूछोगे कि भाई प्राइमरी बैलेंस क्या है, सेकेंडरी बैलेंस क्या है। देखिए, प्राइमरी बैलेंस जो आपको मालूम है कि आरबीआई जो भी डॉलर में अर्जित करता है, पैसे जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स पैसा देश में लेके आते हैं वो आरबीआई के पास में जमा होता है। आरबीआई उन डॉलर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदता है, वहां की ट्रेजरी सिक्योरिटीज खरीदता है, और हर साल उस पर हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ ये प्राइमरी बैलेंस में आया। ठीक है, डिविडेंड जो भारत को मिल रहा है बाहर से वो आया प्राइमरी बैलेंस में। वहीं सेकेंडरी बैलेंस जो होता है उसका अर्थ है रेमिटेंसेस, जो हमारे देश के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और वो वापस जो देश में पैसा भेज रहे हैं, वो सेकेंडरी बैलेंस का पार्ट बनता है। अब ये मैं बेसिक आपको क्यों समझा रहा हूं, बेसिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं जो बात आप लोग को बता रहा था, जो मैं डील के पक्ष में बात बोल रहा था, उसके लिए इकोनॉमिक्स का इतना ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या नापता है, करंट अकाउंट क्या नापता है।
तो इतनी बेसिक चीजें जो है वो समझनी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने ये देखा है कि पिछले 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल या समझ लीजिए, या 2025 का जो साल है, 2025 के साल में मुख्यतः जो है ये हमने देखा है कि कैपिटल अकाउंट में हमारे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। प्रभाव पड़ने का कारण ये है कि जो एफडीआई है, एफडीआई हम मेजर करें 2020 से लेके 2024 तक, तो एवरेज जो 5 साल का आता है वो है $33 बिलियन। यानी औसतन पिछले 5 साल में $33 बिलियन हर साल इंडिया में एज एन एफडीआई आया। परंतु 2025 में एकदम से घट गया और $1 बिलियन रह गया। और जब ये हुआ उसी वक्त पे हमने देखा, जो मैंने बोला पिछले 18 महीने या 2025 कई साल देख लें, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तो बात कर ली मैंने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और 1.5 लाख करोड़ से लेके 2 लाख करोड़ के बीच के स्टॉक्स और बॉन्ड जो हैं वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं, सेल किया है। तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट जो है उसकी स्थिति डावाडोल हो गई थी, और यही डावाडोल होने के कारण जो है रुपी के ऊपर में प्रेशर बन रहा था और हमारी रुपी जो है कंसिस्टेंटली डॉलर के मुकाबले जो है वो नीचे गिर रही थी। पिछले साल में डॉलर जो है वो बाकी दूसरी जितनी भी मेजर करेंसीज है उन सब के अगेंस्ट में गिरा है, परंतु हमारा भारत का रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले 6 से 7% गिरा। और इसका रीजन ये है कि हमारा कैपिटल अकाउंट जो था वो डिटेरियोरेट हो रहा था। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स इसलिए छोड़ छोड़ के इंडिया को भाग रहे थे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बैड बुक्स में चली गई थी अमेरिका की। ठीक है, आप कुछ भी कह लें, आज भी वर्ल्ड में जहां भी जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के फ्लो का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो अमेरिका ही है। तो यदि आप अमेरिका के गुड बुक्स में रहेंगे तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट आएगा, यदि आप अमेरिका के गुड बुक्स में नहीं रहेंगे तो आपकी देश से इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो हम जो अमेरिका के बैड बुक्स में चले गए थे, इसके कारण से इंडिया से पैसा जा रहा था बाहर। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। हमारे देश को नौकरियों की जरूरत है। हमारा देश जो है कैपिटल स्कार्स है, इसमें पूंजी की कमी है। तो नौकरियों की कमी है, पूंजी की कमी है। बिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ गए बगैर ना नौकरियां हम इस देश में बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, ना पूंजी हम लेके आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 1990 के पहले तो भारत अमेरिका से अलग रह के भी बहुत जो है डेवलपमेंट कर लिया। दोस्तों, 1990 के पहले के भारत को आप देखिए। 1990 के पहले के भारत में लगभग 80% एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं हुआ करती थी, रोड नहीं थी। हमको जो आज की डेट में टेलीकॉम नहीं था, हमको जो आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की आदत लगी है, वो बिना पूंजी के, बिना कैपिटल के मेंटेनेंस से लेके तो नया कंस्ट्रक्शन तक पॉसिबल नहीं है। और ये पूंजी जो है ये बाहर से ही आती है, खासतौर पे अमेरिका और अमेरिका के जो अलाइड कंट्रीज हैं, जैसे जापान हो गया, गल्फ कंट्रीज होगी, वहां से आती है। तो हम अमेरिका से पंगा लेके जो है वो पूंजी को इंडिया में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। या तो हम चाइना बन जाएं कि वर्ल्ड की ग्लोबल फैक्ट्री बन जाए और सबको हम माल एक्सपोर्ट करें, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास में बचता क्या है? हमारे पास में ऑल्टरनेटिव यही बचता था कि भैया हम अमेरिका के साथ में जाए, ताकि जो निर्बाध रूप से देश में एफडीआई और एफआईज आ रहा था, कम से कम वो बना रहे। अब जो बात मेनली कही जा रही है कि भारत ने अपने किसानों को बेच दिया, किसानों को बेच दिया। इस देश के 66% आबादी जो है वो खेती से अपना जीविका अर्जन करती है, परंतु उस खेती में मेन चीज क्या है आप वो देखिए। मेन आता है गन्ना, कपास, गेहूं, चावल। आई एम श्योर कि इन सब चीजों में भारत अपना मार्केट अमेरिका के लिए नहीं खोलेगा। दूसरा आता है डेयरी। डेयरी में भी मुझे जहां तक पूरा कॉन्फिडेंस है, हालांकि अभी तक डील के खाके हमारे सामने आए नहीं है। मुझे मालूम है कि इंडिया डेयरी भी जो है सेक्टर खोलेगा नहीं, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मैंने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया था, बात किया था, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम में कहा था कि हम आपके देश में 10 से 11 रुपए लीटर जो है दूध बेच सकते हैं,
आप में आपके देश में आज की डेट में 40-45 रुपए लीटर चल रहा है। उसके बाद भी भारत सरकार जो है वो अपना दूध का बाजार जो है वो खोल नहीं रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अमेरिका के लिए नहीं खोला जाएगा इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री। वैसे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रेंथ जो है वो गुजरात है, गुजरात से ही अमूल निकला है। अमूल के कारण जो है बहुत सारे किसान जो है वो भाजपा को वोट देते हैं। कभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये गलती नहीं करेंगे कि वो डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलेंगे। हमने देखा है कि ये अमूल और नंदिनी के फाइट में कर्नाटका तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी लूज कर गया। तो ये बीजेपी के लिए एक लेसन है। तो निश्चिंत रहे, मुझे नहीं लगता है कि डेयरी सेक्टर जो है वो खुलने वाला है अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो मोटा मोटी समझने वाली बात यह है कि अमेरिका कहां पे चाहता है कि इंडिया अपने मार्केट को खोले। सबसे पहला है डिफेंस। देखिए दोस्तों, डिफेंस में हमने पिछले कुछ सालों में फ्रांस से बहुत ज्यादा माल खरीदा है, खासतौर पे एयरफोर्स के लिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमें समझ में आया कि फ्रांस कोई हमारा अलाई नहीं है। जब हमने सोर्स कोड मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अमेरिका कम से कम शुरुआत से ही ये ईमानदारी तो बरत रहा है कि हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। फ्रांस ने तो बड़े बड़े हमको सुनहरे स्वप्न दिखाए, बड़ा बड़ा लड्डू दिखाया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, और जब मुसीबत की बारी आई तब वो पीछे हट गए। तो हम क्यों फ्रांस के साथ में आगे डिफेंस डील करें, ये मेरे समझ में नहीं आता है। यदि हम अमेरिका के साथ में जाते हैं तो कम से कम विश्व की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है उसके गुड बुक्स में तो रहेंगे। तो ये एक पहली चीज जो डिफेंस चाहता है कि डिफेंस का सेक्टर इंडिया ओपन करे। इंडिया का डिफेंस बजट 5,75,000 करोड़ का है। मोटा मोटी जो वेपन एक्विजिशन जो है यानी 70 से 75 बिलियन डॉलर का आप समझ लीजिए कि डिफेंस बजट रहा है। पर जो वेपन एक्विजिशन वाली बात है वो 20-25 बिलियन डॉलर से ज्यादा की नहीं है। तो ये 15-20 बिलियन डॉलर यदि हम अमेरिका से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं कंपैरेटिवली बाकी दूसरे कंट्रीज जिनसे हम बात कर रहे हैं वेपन्स खरीदने के लिए। आज इंडिया 60% स्पेयर पार्ट जो है वो डिफेंस का रशिया से इंपोर्ट करता है। आपको पता है कि रशिया की खुद की हालत कैसी है भैया। यूक्रेन जैसे एक छोटे राष्ट्र को पिछले 4 साल से रशिया हरा नहीं पा रहा है। तो हम कितना ज्यादा रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर में जो है वो विश्वास कर सकते हैं, आप ये बताइए। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि इंडिया अमेरिका के साथ जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अब दूसरी बात जो अमेरिका ने कही है कि आप अपना ऑयल और क्रूड के लिए अपना मार्केट खोलिए। आज की डेट में पिछले साल लगभग 55 बिलियन डॉलर का क्रूड जो है वो इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किया था। यदि ये पूरा भी अमेरिका से रिप्लेस कर दिया जाता है तो हमको $1 से $2 पर बैरल एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठेगा। परंतु ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हम देने के लिए तैयार हमें इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका के मार्केट्स हमारे लिए खुले हैं। अमेरिका के साथ में लास्ट ईयर जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो 85.6 बिलियन डॉलर यानी लगभग 86 बिलियन डॉलर का था, और जो इंपोर्ट था वो 45 बिलियन डॉलर का था, यानी लगभग 40 बिलियन डॉलर के हम ट्रेड सरप्लस में थे। ये ट्रेड सरप्लस ने इंडिया की रुपी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में और प्रीशियस डॉलर अर्निंग्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो अमेरिका के मार्केट जैसे इंडिया के लिए खुले हैं, वो चाहिए इंडिया को कि भैया वो मार्केट खुले रहें। आज जो अमेरिका ने 18% का टैरिफ लगाया है वो वियतनाम के ऊपर में जो टैरिफ लगाया गया है उससे कम है। थाईलैंड पे 19% का टैरिफ है, उससे कम है। बांग्लादेश पे जो 20% लगाया गया उससे कम है। तो हमको और क्या चाहिए? जो हमारे कॉम्पिटिटिव नेशंस हैं जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेरिका को, उससे कम टैरिफ जो है अमेरिका इंडिया से वसूल रहा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति है। दोस्तों, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, लेदर हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, फिशरीज हो गया, ये सब लेबर इंटेंसिव जो है ये सेक्टर्स हैं। और टेक्सटाइल हो गया, और इन्हीं सेक्टर्स से आप ये कहिए कि बहुत सारी एसएमईज जो हैं और बहुत सारी नौकरियां जो हैं वो इंडिया में क्रिएट होती हैं। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि ये सेक्टर्स में नौकरियां बनी रहें, और नौकरियां बनी रहने के लिए जरूरी है कि अमेरिका दोनों हाथ जो है वो दोनों बाहें फैला के इंडिया का आलिंगन करे, अपने मार्केट्स को खोल के रखे। यदि हम अमेरिका के बैड बुक्स में जाएंगे तो हमें कुछ फायदा होने का नहीं है। चाइना इंडिया के अंदर में मार्केट डंप अपना प्रोडक्ट्स डंप करता है।
चाइना के साथ में हम ट्रेड डेफिसिट में है, इतने $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में। एक तरीके से हम चाइना के उपनिवेश टाइप हो गए कि चाइना उठा के अपना माल जो है वो इंडिया के अंदर में डंप करता रहता है। तो हम आज की डेट में विश्व में दो ही महाशक्तियां हैं, हम या तो चाइना के साथ चले जाएं या अमेरिका के साथ चले जाएं। चाइना के साथ में जाने में हमें कोई फायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो इस भारी मात्रा में इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं वाला है, तो बचता है अमेरिका। अब देखिए, कोई भी ट्रेड डील में कुछ आप देते हो, कुछ आप लेते हो, ठीक है, तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है। इंडिया को जो मिल रहा है इस ट्रेड डील में, क्या जो इंडिया खोने वाला है उससे ज्यादा है कि कम है, ये समझना जरूरी है। आज भारत के लाखों बच्चे भारत से बाहर जाके अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। अमेरिका आपके देश के लोगों को नौकरियां दे रहा है, हम तो सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार जो है या हमारे देश की कॉर्पोरेट्स इन बच्चों के लिए नौकरियां तो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, नौकरियों का सृजन तो हो नहीं रहा है। हम भारतीय लोग तो खाली बच्चे पैदा करने में वर्ल्ड चैंपियन है, इन बच्चों को नौकरियां कहां मिल रही है? ये नौकरियां इंग्लिश स्पीकिंग जो बेल्ट है, चाहे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यही जाके तो हमको नौकरी मिल रही है। और अमेरिका ने एक इशारा कर दिया तो ये सारी नौकरियां जो है ये सब बंद हो जाएंगी। और जो सेकेंडरी बैलेंस मैंने आपको बताया, जो करंट अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो रेमिटेंस जो हमें बाहर से पैसा आता है उसके ऊपर में डिपेंड करता है, उस पर एकदम पूर्ण विराम लग जाएगा। आज जो इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट 1% पे रख रहा है, लगभग $45 बिलियन का इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में बहुत बड़ा योगदान जो है ये रेमिटेंस का है। और ये रेमिटेंस जो है, ये जो पैसे बाहर से आ रहे हैं, ये वही लोग पैसे भेज रहे हैं, वही बच्चे भेज रहे हैं जो इंडिया से बाहर जाके कमा रहे हैं। यदि इंडिया से बाहर अगर अमेरिका नाराज हो गया और स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज करके इंडिया के लोगों की एंट्री बंद कर दी, तो आप क्या कर लोगे? तो बहुत जरूरी है कि इंडिया गुड बुक्स में रहे। आप सिर्फ चाहोगे कि अमेरिका से आप लेते रहो और बदले में अमेरिका जो चाह रहा है आप उसको दो नहीं, तो ऐसा होता नहीं है भाई। कोई भी राष्ट्र जो है वो सिर्फ आपको देता रहेगा और आपसे जब मांगेगा तब आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, तो वो थोड़ा आपको एंटरटेन करेगा। तो कहने की बात है कि जो भी लोग आके बोल रहे हैं कि भारत के किसानों को बेच दिया, किसानों को बेच दिया, उनको पूछिए कि कहाँ है मसौदा, कहाँ लिखा है कि भैया भारत के किसान जो गेहूं उगाते हैं, जो चावल उगाते हैं, जो गन्ना उगाते हैं, जो कपास उगाते हैं, जो नारियल उगाते हैं, वो कहीं मुसीबत में है। आप यदि थोड़ा मक्का मंगा लेते हैं या आप थोड़ा सोयाबीन मंगा लेते हैं और उसके बदले में अमेरिका का मार्केट आपके लिए खुला रहता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा विन विन पोजीशन है। आपको कहीं ना कुछ तो अमेरिका को देना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो अमेरिका के साथ शेयर करना होगा। ऐसा होगा नहीं कि अमेरिका आपको देता रहे, आप लेते रहो और जब आपको देने की बारी आए तो आप अपनी पीठ दिखा दो, बोलो कि भाई हम मार्केट नहीं खोल सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, विश्व भर के जितने भी इनके अलाइड्स हैं सब पे इन्होंने टैरिफ ठोका है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, कोई भी राष्ट्र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बचा नहीं है। तो आप ये मत समझे कि इंडिया बच जाएगा। इंडिया को यदि बचे रहना है तो इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो है वो मिलके चलना ही होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा मेरी नजर में ऐसा डिमांड नहीं कर रहे जो इंडिया फुलफिल नहीं कर सकता। इंडिया आज की डेट में ऑयल डिपेंडेंट है, 88% ऑयल हम अपना इंपोर्ट करते हैं। हर दिन 4.5 मिलियन बैरल पर डे का हमारा ऑयल कंजम्पशन है, 4 मिलियन बैरल पर डे जो है हम इंपोर्ट करते हैं। यदि हम अमेरिका से इंपोर्ट करते तो भाई क्या बुराई है, हमको तो कहीं ना कहीं से मिलना ही है। $1-2 पर बैरल हमको जरूर एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठेगा, परंतु सस्ता तेल आने का आपको मेरे को क्या फायदा हुआ? सस्ता तेल का फायदा तो ये भारत की सरकार को हुआ। भारत की सरकार ने अपने लिए लाडली बहना और लाडला भाऊ जैसे जो योजनाएं करके वोट जो है वो खरीदे इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो अच्छा है भैया, ये ना कमाए और ये इस तरीके से वोट अपने लिए ना खरीदे। इसमें कांग्रेस को या किसी भी विपक्षी पार्टी को जो है वो क्यों अपोज कर रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि दूरदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। यदि हमको अपनी करेंसी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे बाहर जाके अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करें और भारत में पैसे बेचें, तो हमें अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हमारे लिए आवश्यक हो गया था। कुछ तो हमको उनको देना होगा ताकि वो हमारे ऊपर जो है प्रतिबंध लगा के ना रखें। दोस्तों होपफुली जो है मैंने अपने विचार जो है
आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दिए हैं और उम्मीद है कि आप कुछ भी कमेंट करने के पहले जो है 4 बार सोचे कि भाई आप जो लिख रहे हैं वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भारत के कितने ज्यादा सपोर्ट में है कि नहीं है। मैंने मेरा पक्ष रख दिया है। अब यदि कोई व्यक्ति मुझे मैसेज करेगा, फोन करेगा, मैं जवाब इस मुद्दे पे दूंगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने मेरा विचार रख दिया कि मैं क्यों इस ट्रेड डील की प्रशंसा कर रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।